पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया है ना, अगर आप उस पूरे प्रोसेस से निकालोगे तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 2 मिनट आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट है, तो आप ये बताओ कि प्राइस जब 5 to 4 हो रहा है तो डिमांड आपका इंक्रीज हो रहा है, 67 यूनिट से 70 यूनिट हो रहा है। प्राइस डिक्रीज होने से आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? जो लोग मुझे सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं वो बताओ, क्या ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है? जिन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बताया है, वंडरफुल फॉर दोज पीपल। कॉम्प्लीमेंट्री, अब सबका कॉम्प्लीमेंट्री आने लगा। आंसर्स बताएं, आंसर। निगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वेरी गुड। आंसर -5 नहीं, -5 तो आंसर नहीं है, आप लोग गलत कर रहे हो। एक बार और ट्राई करो। +3 तो आ ही नहीं सकता है, +3 कैसे होगा? आंसर तो निगेटिव होगा। +3 जिसने बताया वो तो गलत है। अभी तो मैंने बताया कि ये प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज, जब भी कॉम्प्लीमेंट का केस होगा तो आंसर क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ पे, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए प्लीज, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए प्लीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को, वेट। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब प्राइस आपका 5 रुपीज से 4 रुपीज हो जा रहा है, तो आपका जो डिमांड है वो 67 से 70 हो जा रहा है। बस यही तो क्वेश्चन है। इतना सारा जो दे रखा था वो तो सिर्फ आपको समझने के लिए था कि किस तरीके का नेचर है। यहाँ भी आप ये बताओ कि 5 रुपीज से 4 रुपीज हुआ, डिमांड क्या हुआ आपका? 67 से 70 हो गया, तो डिमांड आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना, प्राइस फॉल होने पे। तो जब प्राइस फॉल होने पे डिमांड बढ़ता है तो ये कौन सा केस होता है? ये कॉम्प्लीमेंट का केस होता है। तो नेचर ऑफ द गुड्स बताना था, तो पहला आंसर आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, E12 आप निकालोगे तो E12 क्या होगा? डेल्टा Q1 बाई Q1 अपॉन डेल्टा P2 बाई P2। अब आप ये बताओ, डेल्टा Q1 क्या हुआ कि आपका पहले डिमांड 67 था, बाद में बढ़ के 70 हो गया, तो 70 माइनस 67, इनिशियल डिमांड क्या था? 67 बाई प्राइस पहले क्या था? 5, घट के 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 अपॉन 5। कितने लोगों ने ऐसे इक्वेशन लिखा है? ये कितने लोगों का करेक्ट है? अरे किसका माइक ऑन हो जा रहा है? प्लीज माइक ऑफ करें। ये क्या होगा? 3 अपॉन 67 इंटू 5 अपॉन, अरे सॉरी, ये तो 4 माइनस 5 लिखना था ना। फाइनल क्या है? 4 है, और इनिशियल क्या था? 5 था। 4 माइनस 5, तो दैट इज -1। तो ये क्या हो गया? -15/67। इसका आंसर ये है, -15/67। जब आप इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा? -0.2। तो इसका आंसर क्या हो गया? -0.22 या -15/67। अगर जिसका भी -15/67 आया उसका भी करेक्ट है। यहाँ से माइनस आया, ये बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन सबका? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? देखिए, मैं आप लोगों का स्पीड हमेशा कैच करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों की स्पीड पे मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये सबका क्लियर? चलिए ठीक है, ओके, वंडरफुल, आप सब किसी का क्लियर? हेलो सर।
हाउ ओरिजिनल प्राइस इज 4। अच्छा, किसी को डाउट है कि ओरिजिनल प्राइस 4 कैसे है? ओके, ओरिजिनल प्राइस 4 कैसे? ओरिजिनल प्राइस 4 कहाँ लिखा है? ओरिजिनल प्राइस तो मैंने 5 लिखा है। ये तो 5 है। ओरिजिनल प्राइस क्या था यहाँ पे? सर इसमें न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस माइनस करना पड़ता है सर, जैसे P1 माइनस हाँ P0। हाँ हाँ हाँ, अगर हम न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करना पड़ता है। वेरी गुड, आप बहुत सही बोल रहे हो। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करना पड़ता है। तो न्यू प्राइस क्या आया था आपका 4, और आपका ओल्ड प्राइस क्या था 5, तो 4 माइनस 5 दैट इज -1। समझ आया? और जो आपका ओल्ड प्राइस क्या था वो 5, तो ये -1/5 दैट इज 5/-1 हो गया, ये सर -15। हम जैसे लिखते हैं ना डेल्टा, सर डेल्टा P2 आपने लिखा सर। सर अगर डेल्टा, हम ऐसे, अगर ये ना यहाँ पर डेल्टा P2 लिखा है सर आपने। तो डेल्टा P2 यही तो हुआ, फाइनल है माइनस ना, मैं कह इनिशियल। रहा हूँ सर, अगर हम इसमें इसमें एक्सपेंड कर देंगे ना सर, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लिखने, फिर होगा P1 माइनस P0, निकलेगा P2। अच्छा ठीक है, इसको आप हाँ, ऐसे लिख इससे सकते हो। मुझे ये फाइ कंफ्यूजन हुआ था सर। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है आपको। अच्छा, जिसको जिसको ये डाउट हो रहा है, ठीक है, प्लीज माइक ऑफ कर ले, मैं बता देता हूँ। जिसको जिसको ये डाउट हो रहा है वो लोग ये कर सकते हैं कि E12 चाहे E11 कुछ भी लिखते हैं, तो फाइनल हेलो डिमांड हेलो माइनस, सर। हाँ हेलो, इनिशियल डिमांड ये। सर हाँ बोलो। सर first of all, I am not clear about the substitute and complementary goods that you have said. There is a positive effect of the price, and in complementary goods there is a negative effect of the price. First of all, I am clear on that. So we can find the question. देखिए, आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है, और आप प्लीज़ मुझे उस पे चैट कॉलम में आप चैट करके बता दें। ये होगा फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड अपॉन फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। ये होता है E11 चाहे E12। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल प्राइस लिखते हैं ये किसका होते हैं, तो E12 के केस में गुड्स 2 का, दूसरे गुड्स का लिखते हैं, और E11 के केस में क्या होता है, सेम गुड्स का होता है, सेम गुड्स का। ठीक है, अब क्लियर हुआ सब किसी का? किसी को अभी भी कोई डाउट है? सर हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ सर। सर अभी मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना सर, हाँ। वो क्लियर नहीं हुआ। उसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स पे अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो आपने बताया उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो क्लियर नहीं हुआ है सर। अच्छा, वो क्लियर नहीं हुआ है अभी आपका? नहीं सर, कैसे हम बाद में निकालेंगे कुछ? अगर किसी को हो गया क्लियर तो मुझे, मगर मुझे नहीं हो गया सर क्लियर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ कैसे क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम्पल तो मैंने दिया था ना, आप क्या क्लास में नहीं थे जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था? तो सर मैं, हाँ मैं वहां पर था, मगर समझ में इसलिए मैंने बोला कि सर आप रिपीट कीजिए, तो अच्छा आपने कहा बाद में देखेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। रुकिए, पहले मैं आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट और ये कॉम्प्लीमेंट। देखिए, मार्केट में दो तरीके का मिल्क मिलता है, एक मिल्क और एक पाउडर्ड मिल्क होता है। अगर मिल्क अवेलेबल नहीं होता है तो पाउडर मिल्क भी लोग लेता है ना, ठीक है। लेकिन मार्केट में ओरिजिनली क्या मिलता है, लिक्विड मिल्क, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट आपका ये हो गया। फाइनल आपका जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है इसके बदले में ये। दूसरा, आप एक टी और कॉफी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मार्केट में आप जाते हो तो ठीक है, चाय का दुकान होता है, ये कॉफी का दुकान होता है, तो जनरली चाय का ही दुकान होता है। तो इसलिए चाय जो होता है ना, ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, और जो कॉफी जो होता है ना, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने कॉफी के प्राइस को अगर इंक्रीज कर दिया, मींस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को अगर आप इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो जो लोग कॉफी पीते थे, अगर 10 रुपीज कॉफी का दाम था और 7 रुपीज अगर चाय का दाम था, ठीक है, तो कुछ लोग का शौक होता था कॉफी पीने का, तो कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ
बड़े शौक रखते थे तो वो कॉफी पिया करते थे, लेकिन 10 रुपीज से जैसे ही 20 रुपीज कर दिए तो अब ये क्या करेंगे? तो ये बोलेंगे अरे छोड़ो यार, यहाँ पे 7 रुपए का चाय मिल रहा है और यहाँ पे 20 रुपए का मुझे कॉफी मिल रहा है और ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि मुझे कुछ गर्म ही तो पीना है, तो चलो ठीक है हम चाय पी लेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे आपने प्राइस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, पहले अगर 10 लोग इस चीज को डिमांड कर रहे थे तो कुछ कॉफी पीने वाले जो थे, जो कॉफी पिया करते थे 10 रुपए में, अब उस कॉफी का दाम 20 रुपया हो गया, तो ये लोग इधर शिफ्ट हो गए ना। तो अब टी का जो पहले से डिमांड था वो डिमांड तो बढ़ गया ना टी का। तो दिखा आपने कि जब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को आपने इंक्रीज किया तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं? अब आप बताओ। माइक ऑफ ऑन मत करना, कोई भी माइक ऑन ना करे, चैट कॉल में बताएं अब समझ आया कि नहीं। क्लियर हुआ? यस सर प्लीज सर, क्रॉस डिमांड एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, मैं क्रॉस डिमांड एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है। दूसरा मैंने क्या एग्जांपल आपको दिया, जैसे आपको मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स वाला आपको एग्जांपल क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए। सर ऑल क्लियर, ओके। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाला अमीन आप पूछ रहे थे, आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाला क्लियर हो गया। अब मैं कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का आप समझिए, जैसे मैं दो एग्जांपल्स आपको बता दूंगा, एक कार और पेट्रोल, एक मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ मुझे, कार और पेट्रोल वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। दो एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ कि सपोज करिए कि 20 लोग हैं, 20 पीपल हैं जो कॉर्नफ्लेक्स के खाते हैं सुबह। ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ ये मिल्क लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स के साथ हमेशा मिल्क ही तो लिया जाता है, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो जब कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, तो अगर ये कॉर्नफ्लेक्स का दाम अगर 100 रुपीज है, तो ये कुछ 20 लोग हैं जो कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही इस कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस इंक्रीज करोगे, सपोज 100 से 150 हो गया प्राइस, अगर आपका कॉर्नफ्लेक्स का इंक्रीज हो गया, तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो कॉर्नफ्लेक्स खाना बंद कर देंगे, वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएंगे। तो जब वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएंगे, तो इस कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो पहले मिल्क का जो डिमांड कर रहे थे 20 लोग, सपोज यहाँ पे 20 लोग जो मिल्क ले रहे थे, अगर 10 लीटर मिल्क लेते थे, ठीक है, ये 20 लोग सब आधा आधा लीटर मिल्क लेते थे। लेकिन अब जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाना बंद कर देंगे, वो तो इस मिल्क का डिमांड कम कर देंगे ना। तो आपने देखा ना कि जब आप कॉर्नफ्लेक्स के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, तो मिल्क का डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हुआ, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट का केस है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट के केस में आपने देखा कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। किसका डिमांड इंक्रीज होता है? ओरिजिनल प्रोडक्ट का, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करने पे। यहाँ पे किसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का जब ओरिजिनल प्रोडक्ट का जब कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को आप इंक्रीज कर रहे हो। बताओ अब ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया हो? क्लियर हो गया सबका? ओके, ठीक है। अब कोई है मेरे से पूछ रहा है क्रॉस वाला भी आप बता दो सर। यस सर, क्रॉस वाला, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने क्या बताया, E12 लिखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या लिखते हैं? E11 लिखते हैं। अरे लव यू सर, ओके। क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में क्या लिखते हैं? E12 लिखते हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या लिखते हैं? E11 लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका वन क्या बता रहा है, E11, ये वन क्या बता रहा है? चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स वन। ये कोई गुड्स है, कोई एक सामान है जिसकी डिमांड में चेंज हो रहा है। कब? जब उसके ही प्राइस को चेंज करते हैं। और यहाँ पे E12 क्या बता रहा है?
कि चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स टू। जैसे आप यहाँ पे मिल्क ले लो और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ले लो, तो जब आप कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस चेंज कर रहे हो, पावर मोड पर मिल्क अल्ट्रा के, प्लीज माइक ऑफ करें, मिल्क के डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? तो कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस आपने क्या किया, इंक्रीज किया, मिल्क का डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यही तो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मतलब कि दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने पे अदर प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लव यू सर, पहली बार इकोनॉमी समझ आ रही है, थैंक्स अ लॉट, नाउ यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन सर। अच्छा, मैं ही राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ओके चलो, आप मेरे को बता रहे हो कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चलो ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने पे किसी और प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब समझ आया? अब देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी दो तरीके का हो सकता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? तो जब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में आपने देखा ना कि जब आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो डिमांड क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। और जब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में आपने देखा ना कि जब अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दो चीज मिसाल के तौर दूध चाहन दूधी प्राइस इंक्रीज है चाहिए डिमांड बस इवेर इनकम भाई दूधी प्राइस इंक्रीज है तो किसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ करें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? समझ आ गया ये वाला चीज? अब किसी को कोई डाउट रहा सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्स के केस में? किसी का कोई डाउट है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लव योर टीचिंग, अच्छा यू लव माय टीचिंग, ओके चलिए ठीक है, ऑल डन। आप लोग का ये वाला चीज क्लियर हो गया, ऑलरेडी क्लियर, अरे वाह, जिसका पहले से क्लियर था बहुत अच्छा है, उनका रिवीजन हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी, तो इनकम इलास्टिसिटी भी जैसे आपने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा, तो प्राइस इलास्टिसिटी जब आप पढ़ रहे थे तो आप क्या लिखते थे, E11। जब क्रॉस इलास्टिसिटी आप पढ़ते थे तो क्या लिखते थे, E12। जब आप इनकम इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो आप क्या लिखोगे, E1M। सर प्लीज क्लोज टुडेज क्लास, पावर इज कट हेयर सो फोन आर डेड। बस मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगा, 5 मिनट में बंद कर दूंगा, बस 2 मिनट मुझे ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे क्या है, E1 हर जगह 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके तीनों चीज को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। E1 में क्या होता था, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन with respect to change in price of own good। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन with respect to change in price of good to और another good, दूसरे गुड्स के प्राइस चेंज होने पे। और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। बस यही तीन चीज तो हमें पढ़ना था, E11, E12 और E1M। यहाँ पे क्या है, हर जगह 1 1 1 तो कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 M, that each first is associated with demand at all। यहाँ पे तीनों ही डिमांड से एसोसिएटेड है। फर्स्ट जो है ये अपने ही प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सेकंड जो है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ पे थर्ड क्या है कि इनकम चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग को ये पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको भी क्या लिखेंगे, E1M। E1M क्या होगा, तो डेल्टा Q बाई Q1 अपॉन डेल्टा M बाई M। मतलब डेल्टा M क्या हुआ, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल इनकम। डेल्टा Q बाई Q1 क्या हुआ, तो डेल्टा Q क्या हुआ, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड बाई फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड बाई फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल इनकम। यही होता है E1M। ठीक है, ये भी आपको क्या बताएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये यही बताएगा कि फॉर एवरी 1% चेंज इन इनकम हाउ मच परसेंट चेंज इन डिमांड। जो वैल्यू होगा वो क्या बताएगा कि हर 1% इनकम चेंज होने पे डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि हर 1% प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है, हर 1% दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है, हर 1% इनकम चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ ये तीनों वाला कॉन्सेप्ट। कल हम लोग इनकम इलास्टिसिटी बहुत डिटेल में देखेंगे, बट ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ फिर से मैं एक बार इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। हर 1% प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर 1% दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज हो रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर 1% इनकम चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज हो रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? यस सर, समझ आया? तो थैंक यू, आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए सर एक्सप्लेन, सर एग्जाम्पल रिपीट करो। एग्जाम्पल तो कल देखेंगे हम लोग। यस सर, ऑल क्लियर। प्रीवियस वन कौन सा वाला, प्रीवियस वन एग्जाम्पल बताओ आप, कौन सा एग्जाम्पल रिपीट करूं, कौन सा समझ नहीं आया। हाँ हाँ, मैं आज का क्लास का आपको, देखिए आज के क्लास का ना पीडीएफ देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा प्रिंटर ना काम नहीं कर रहा है, तो आई थिंक ये संडे तक बनेगा। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे इमेज शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ जब मेरा प्रिंटर काम करने लगेगा तब मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रिंटर गड़बड़ है तो संडे तक बन जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको वो एज यू लाइक सर। ओके, हाँ कौन सा एग्जांपल आप पूछ रहे हो वानी, बताओ। बहुत सारे एग्जांपल बताया, कौन सा एग्जांपल आपको नहीं समझ आया, आप पूछो, हिंट्स तो दो तभी तो मैं बताऊं। पीडीएफ क्लियर होना चाहिए आफ्टर प्रिंट। आप प्रिंट निकाल के देख लो, आपको क्लियर पीडीएफ मिलेगा, प्रिंट आपका एकदम क्लियर आता होगा। क्योंकि मैं जो भी आपको करता हूँ ये सब स्कैन करके मैं करता हूँ, ये मैं से फोटो थोड़ी लेके करता हूँ। मैं प्रिंटर पे पूरा स्कैन करके आपको ये सब आप देख रहे हो, मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सब स्कैन्ड वर्जन है, ये फोटो थोड़ी है। सर आज के लेक्चर में कौन सा वाला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल कराया है, एक तो बताओ, तो कुछ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, कुछ तो बताओ, कौन सा एग्जांपल आप पूछ रहे हो। मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा आप कौन सा एग्जांपल पूछ रहे हो। और किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्लास को समझने में। लास्ट में फुल पीडीएफ फाइल बनाना सर सारे टॉपिक्स का। देखिए मैं फुल पीडीएफ फाइल, ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि सब पीडीएफ को एक साथ मैं कंपाइल कर दूं, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। मैं जिस चीज़ का प्रॉमिस करता हूं उस चीज़ को मैं जरूर फुलफिल करता हूं। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं बट आई विल ट्राई कि मैं सबको एक साथ कंपाइल करके आपको दे दूं। यू आर बेस्ट सर, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों में से जो मुझे कॉल करते हो ना, तो ठीक है कॉल कर रहा हूँ, बट कभी लेट नाइट ज़्यादा कॉल मत किया करो, और
कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पे बता सकते हो, या आप अपना नाम और कोचिंग का नाम बता के बताया करो। मुझे पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, किस बैच से बोल रहे हो। ठीक है, तो अपना कोचिंग का नाम और अपना नाम बता के तब बताया करो। इट शुड बी प्रॉमिस सर। अरे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू, डोंट वरी। मैं आप एक काम करो, आप साथ साथ प्रिंट निकालते जाओ ना सब चीज का। चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई दिक्कत हो आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से उनके सारे क्वेरी को क्लियर करता हूँ, तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, जस्ट हैव फेथ, आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। गुड नाइट जो सर। आपने नोट्स पे एग्जांपल किया ना सर, हाँ हाँ वही एग्जांपल सर। हाँ, कौन सा नोट्स में एग्जाम्पल जो दिया है? अच्छा, वो 5 to 4 वाला। हाँ सर, वही 5 to 4 वाला। उसमें बहुत सारे हैं ना, बाकी रिमेनिंग प्राइसेस भी है उसमें। अच्छा अच्छा, उनके हाँ साथ तो में हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला ना, ये वाला देखो, ये नोट वाला, शेयर करें। ये हाँ यही ठीक है। सर। ठीक है, इसमें आपको क्या सर समझ नहीं इसमें आया? प्राइसेस, सर इसमें प्राइस 7654 सर, हमने एक ही कंसीडर किया उसमें हाँ, 54। क्योंकि यहाँ पे 5 to 4 क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये चार्ट दे दिया, इस चार्ट के बाद चलो क्वेश्चन चलो क्या दे ठीक है रहा है सर। सर कि सर आया समझ, बस कि यहाँ पे थैंक बोल यू रहा है ना, सर, व्हेन थैंक यू। प्राइस ऑफ वाई फॉल्स फ्रॉम 5 to 4, तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द गुड। तो ये तो चार्ट दे थैंक यू रखा सर, है थैंक आपको, यू। ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। अरे आप सभी मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। अरे थैंक यू फॉर प्रेइंग, मेरे लिए प्रे करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।